Hello students, this is Sunny Dev and welcome to my YouTube channel। तो जैसा कि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था सब्सिडरी अलायंस, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब सिंध और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अभी तक जो डिस्कस किया उसमें देखा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया आई और इंडिया आने के बाद जो यहाँ पे था बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, यानी कि बहुत सारे वार्स हुए, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, फिर कार्नेटिक वार हुआ और फिर एंग्लो मराठा वार हुआ। फर्स्ट वार की बात कर रहे हैं तो एंग्लो मराठा वार हुआ। तो ये सब बहुत सारे जो वार हुए, उस वार में जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बहुत सारे लॉस हुआ। तो अपने लॉस की भरपाई करने के लिए पैसे की डिमांड करना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जिस तरह से कि अब मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट या तो कोई एक लड़का अपने फादर से पैसे मांगते हैं, अपने गार्जियन से पैसे मांगते हैं, तो एक बार कुछ पैसे दे देंगे, दूसरी बार कुछ पैसे देंगे, तीसरी बार देंगे, लेकिन बार बार पैसे मांगेंगे और बहाना बनाएंगे ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो पेरेंट्स होंगे, जो गार्जियन होंगे, उस बच्चे से पूछेंगे क्या कर रहे हो, इतने पैसे दे रहा हूँ, तुम खर्च कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सेम कंडीशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जब बहुत ज़्यादा पैसा की डिमांड करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी गठन किया, ये देखने के लिए जो पैसे गवर्नमेंट से ले जाती है इंडिया तो करती क्या। उसके लिए कमेटी का गठन हुआ और ऐसी कमेटी के गठन हुआ और कमेटी ने एक एक्ट बनाई जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1772 में कमेटी बनाया गया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए बना, तो क्लियर हो गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था इंडिया में जो कंपनी का जो यूज कर रहे थे, कंपनी कैसे जो रेगुलेट कर रहे थे, उसको रेगुलेट करने के लिए जो कंपनी का जो यहाँ पर रूल था, कहाँ पे, इंडिया में, जो कंपनी जो तो ये लागू किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया इंडिया में रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन फंक्शनिंग था इंडिया में क्या था, इसका मेन एम जो था रेगुलेट करना था। क्या करना था, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। किस लिए, तो जो वही अभी जो बता रहे कि बहुत सारे पैसे डिमांड करने लगे, तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके जो फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस कंपनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1773 में, इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट था। इसका मेन फीचर्स क्या था, इसका मेन फीचर्स क्या था, तो सबसे पहला फीचर्स जो था, जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, और उस टाइम यहाँ गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ये जो गवर्नर था बंगाल का, कहाँ का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत, रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो लास्ट गवर्नर था बंगाल का वो था वारेन हेस्टिंग्स और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जो बंगाल का था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक था, 1773 में गवर्नर जनरल बन गया था।
हालांकि गवर्नर तो बना था 73 रूल, लेकिन 73 से इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये हो गया इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। सेकंड फीचर की बात करते हैं, तो इसमें क्या था कि एक काउंसिल बनाया गया, 4 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसको साथ देने के लिए क्या बनाया गया, यानी कि इसको सजेस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल को सजेस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर का, किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। ठीक है, इसके बाद तो ये एक 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट्स का आता है कि अब जितने भी डिसीजंस लिए जाने लगे, जो 4 मेंबर्स था, तो 4 मेंबर्स में वोटिंग होती थी, तो जो मेजोरिटी होता था, तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स के आधार पे अब जो भी डिसीजन लिया जाने लगा, काउंसिल गवर्नमेंट का जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसके द्वारा कुछ भी डिसीजन लिया जाने लगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ये मेंबर्स के द्वारा, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद क्या किया गया कि 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, तो उस टाइम कलकत्ता नाम था इसका, क्या था, कलकत्ता। तो कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट। इसमें से एक जो सर एलिजा एम्पे जो यहाँ का मतलब कि जज थे, जो हेड जज थे, वो कौन थे, सर एलिजा एम्पे, और इसी के साथ मतलब यही जो मेंबर था, उसी मेंबर्स में से एक मतलब कि 3 क्या था, 3 अदर जज थे, मतलब कि अदर जज थे, और एक मुख्य जज थे, न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं, सुप्रीम पावर उसके पास था। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग ऑफ 1773 के तहत, मतलब एक चीफ जस्टिस थे और 3 क्या थे, अदर जज थे। ओके, और क्या किया गया कि 1773 के तहत कोई भी ऑफिसर जो है कंपनी का, वो किसी से कोई गिफ्ट या तो कोई जो पैसे की लेन देन की बात करते हैं, ब्राइब की बात करते हैं, तो कोई ब्राइब या कोई गिफ्ट नहीं लिया जाएगा, ये कंफर्म कर दिया गया, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया गया अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1773, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर हो गया, ये था रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट 1773 का। तो ये तो हो गया फीचर्स, लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें कुछ डिमेरिट्स भी था, रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ डिमेरिट्स भी था, डिमेरिट्स ऑफ द एक्ट, डिमेरिट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट का कुछ क्या था, डिमेरिट्स था। तो ये पहला डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट डिमेरिट्स क्या था, जो गवर्नर जनरल के पास क्या था कि अपर हैंड्स थे, लेकिन डिसीजंस क्या करते थे कि अपने काउंसिल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। जो अपर हैंड, जो सबसे मेन पावर था, किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास, लेकिन काउंसिल पे डिपेंड होना पड़ता था। ठीक है, कोई भी काम बिना काउंसिल के, अपने काउंसिल्स के बिना नहीं कर सकता था। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी पॉइंट्स की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो था, वो किसके द्वारा था, जो सुप्रीम कोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा, वो जो एक्सरसाइज करेगा अपना फंक्शंस, वो होगा किसके लॉ के द्वारा, तो वो होगा इंग्लिश लॉ के द्वारा। बाकी जो कोर्ट्स है वो किस पे होगा, तो वो जो पहले जो रूल बना हुआ था उसी आधार पे वो चलेगा। तो ये डिमेरिट्स था, ये डिमेरिट्स था। ओके, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंग्लिश लॉ के आधार पर जजमेंट करेगा, और बाकी सब जो कोर्ट था जो पहले से चला आ रहा था उसी आधार पर अपना जजमेंट देगा। थर्ड क्या था, तो थर्ड की बात करते हैं, तो जो गवर्नर जनरल था उसके पास मतलब कि जो अदर प्रेसिडेंसी का एक्सरसाइज करने का कोई अथॉरिटी नहीं था, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे अदर प्रेसिडेंसी का, बंगाल के अलावा। तो ये सब डिमेरिट्स था अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग ऑफ 1773 के तहत। अब अगला जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी जस्ट इसके 11 ईयर्स के बाद पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसके तहत क्या किया गया था, जो नंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल था वो क्या कर दिया गया। पहला पॉइंट
जो नंबर था काउंसिल्स में, नंबर ऑफ मेंबर्स जो था काउंसिल में, तो अभी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बताए थे, ये था पहले 4 था कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट जो गवर्नमेंट काउंसिल थी, गवर्नर की जो काउंसिल थी, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स था 4 था। नंबर ऑफ मेंबर्स काउंसिल में कितना था 4। अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया 3, अकॉर्डिंग टू यानी कि किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द नंबर ऑफ मेंबर इन काउंसिल रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। ओके, उसके बाद जो प्रेसिडेंसी था बम्बई का, तो बम्बई और मतलब कि जो एक बंगाल था, तो बंगाल के साथ क्या कर दिया गया कि मद्रास और बम्बई, यानी कि बम्बई जिसका अभी नया नाम क्या है मुंबई, तो बम्बई और मद्रास को एक साथ क्या कर तो ये बंगाल का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया, किसको, बम्बई और मद्रास को। नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली कि तीनों को मिला दिया गया अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बंगाल के सब ऑर्डिनेट के रूप में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को लाया गया, किसके तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, किसके लिए, जो कंपनी का जो अफेयर्स था उसको देखने के लिए। जो कंपनी इंडिया में वर्क कर रही थी, तो कंपनी का जो मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स था, कौन से अफेयर्स, कंपनी के मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी का रेवेन्यू ऑफिसर्स जो अफेयर्स था, मिलिट्री अफेयर्स था, इसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कहाँ पे, लंदन में। लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर्स को देखने के लिए। इसमें मेन 3 पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि रिड्यूस जो है नंबर ऑफ मेंबर्स 4 से घटा के 3 कर दिया गया अकॉर्डिंग टू इंडिया एक्ट 1784। बंगाल का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। और जो मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स जो था कंपनी का, उसको देखने के लिए क्या किया गया, उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कहाँ पर, तो लंदन में। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट। बहुत सारे चार्टर एक्ट बना, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि किस किस चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ। तो बहुत सारे चार्टर एक्ट बनाए गए थे ब्रिटिश के लिए, मेन रूप से किस, तो यहाँ पर जो स्टेबलाइज करने, जो अपना कंट्रोल था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश अपने कंट्रोल के लिए चार्टर एक्ट बनाए थे। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट, जो सबसे पहला था वो था 1793 का, यानी कि 84 तो अभी पढ़ लिए, 73 पढ़ लिए, उसके बाद 84 पढ़ लिए, 2 एक्ट। अब अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के नाम से। इसको अधिनियम एक्ट भी कहा, मतलब कि जो है क्या, चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल्स का था वो क्या कर दिया गया कि अपने, अभी क्या बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में डिमेरिट्स में बताए थे कि उसके पास हैंड्स पावर सबसे ऊपर था, लेकिन जो भी पावर था डिसीजन लेने का, वो डिसीजन अपने काउंसिल से डिस्कशन करने के बाद लेता था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत क्या हुआ कि जितने भी डिसीजंस थे, टोटल डिसीजंस लेने के लिए गवर्नर जनरल को फ्री कर दिया गया। ओके, टोटल डिसीजंस गवर्नर जनरल को लेने के लिए फ्री कर दिया गया। और क्या किया गया कि एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल के अपॉइंट, मतलब एब्सेंस में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गवर्नर जनरल एब्सेंट हो जाए, बीमार हो जाए, कहीं चला जाए, तो उस एब्सेंस में जो उसका वर्क है उसको वर्क करने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किसके तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत क्या किया गया, एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेंबर्स जो कंपनी का था, अब देखो क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जो कंपनी का मेंबर्स था, अब जो पहले पेड जो होता था वो होता था ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा होता था,
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उसको जो पेमेंट, जो उसका मंथली सैलरी मिलता था उसको पेड करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या हो गया, आफ्टर द चार्टर एक्ट 1793 अब ये ब्रिटिश पेड नहीं करके कौन पेड करेगा, जो इंडिया में जो रिवेन्यू आएगा, क्या आएगा, रिवेन्यू, इसी रिवेन्यू से पेड होगा सैलरी किसका, जो यहाँ का जो मेंबर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो मेंबर्स थे कंपनी के, वो सब को क्या होगा कि पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। कि पहले जो पेड सैलरी जो गवर्नमेंट पे करती थी ब्रिटिश का, कि अब जब चार्टर एक्ट 1793 बन गया इसके बाद सारा पेड कौन कहाँ से होगा, इसका पेमेंट मिलेगा, तो पेमेंट मिलेगा इंडियन रेवेन्यू जो जमा होगा उसी से पेमेंट मिलेगा। ये था 1793। उसके बाद देखिए क्या है, ये हम अकॉर्डिंग टू क्लास 8 पढ़ा रहा हूँ, उसको और डिटेल में पढ़ना है। 1793 के बाद फिर 20 ईयर्स के बाद इसमें 20 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 1813। जब 20 ईयर्स ऐड हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो कंपनी का जो एकाधिकार था ट्रेड करने पर, कंपनी का जो एकाधिकार था ट्रेड करने पर, तो जो मोनोपोली था इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ओके, जो कंपनी का जो ट्रेड था उसका मोनोपोली क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है। तो जिसे मोनोपोली की बात करते हैं, एकाधिकार की बात करते हैं, तो अभी तक जो व्यापार कर रहा था, जो ट्रेड कर रहा था इंडिया में, वो ट्रेड कौन कर रहा था, तो वो ट्रेड कर रहा था यहाँ के जो मतलब कि अकेला एकाधिकार एकमात्र जो ब्रिटिश कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी था वही क्या कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन इस एक्ट के बाद जो चार्टर एक्ट 1813 था, जो ब्रिटिश कंपनी अकेला ट्रेड कर रहा था वो समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो मोनोपोली था ब्रिटिश इंडिया एक्ट के, मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनी का ट्रेड करने के लिए कि सिर्फ मतलब कि परमिशन ग्रांट होता था व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो जो पहले इंडिया में आया था ट्रेड करने के लिए वो आया था सिर्फ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 खत्म कर दिया, जो मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया और सभी इंग्लिश मैन के लिए ओपन कर दिया गया कि नहीं, अब सभी अंग्रेज यहाँ पर आकर के ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनी करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर सभी लोग आकर के कर सकते थे। यानी कहा जाए तो कि जो क्या था, जो इंडिया के साथ था वो एंड हो गया। क्या एंड हो गया, जो मोनोपोली था, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड, तो ये तो समाप्त हो गया। देखिएगा ध्यान से कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का था ट्रेड पे, ये समाप्त हो गया और ओपन कर दिया गया। किसके लिए ओपन कर दिया गया, ऑल इंग्लिश मैन के लिए। ये तो हो गया, लेकिन देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ व्यापार करने पे, कंप्लीट रूप से नहीं, अभी भी चाइना के साथ में। किसके साथ में, कि इस टाइम तक सब कुछ पर खत्म हो गया, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड करने पर एकाधिकार था, अकेला अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चाइना के साथ पर और टी के साथ। कि अभी भी जब ओपन किया गया कि सभी लोग यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मैन चाय पर नहीं, चाय पर अभी भी चाय को ट्रेड कौन करेगा, तो अभी भी चाय का ट्रेड अकेला करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। ठीक है, और चाइना के साथ भी अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने के लिए सभी ब्रिटिश को अब परमिशन मिल चुका था। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लगभग 1 लाख रुपया पर एनम, 1 लाख रुपया पर एनम खर्च करने की बात कही गई इंडियन एजुकेशन में। यानी कि इंडियन एजुकेशन का मतलब क्या, इंडिया का जो लिटरेचर था, लिटरेचर और यहाँ का जो साइंटिफिक नॉलेज था, तो लिटरेचर और साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर लगभग 1 लाख रुपये पर ईयर खर्च करने की बात की गई। किसके तहत में, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत में। 13 के बाद हो गया 33, फिर 20 साल बढ़ जाइए, 93 से बढ़े 33, 13 से क्या बढ़ गए 1833। देखिए 20 साल बढ़ा यहाँ से, फिर 20 साल के बाद फिर 20 साल बढ़ेंगे,
तो 1833 में क्या हुआ, जो चाइना के साथ था ट्रेड पर, ये भी अब एंड हो गया। ये सब तो खत्म हो ही गया, लेकिन अब जो चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था, चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था, अभी मोनोपोली किसका था, तो अभी भी मोनोपोली जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन 1833 के एक्ट के तहत ये भी क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाइना पर था एकाधिकार, इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो लैंड और जो भी प्रॉपर्टीज था यूरोपियंस को इंडिया में क्या करना है, मतलब इंडिया में अब लैंड और प्रॉपर्टी पर अधिकार होने के लिए जो खत्म हो गया ट्रेड ब्रिटिश का, तो इससे क्या हुआ कि अब इंग्लिश मैन के यहाँ पर बसने के लिए, जमीन लेने के लिए पूरा क्या हो गया, रास्ता साफ हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1833 फिर क्या कहता है कि जो बम्बई, बंगाल और मद्रास था वो पूरा कंप्लीट कंट्रोल आ गया। देखो क्या हो गया, अभी जो बता रहे थे हम 84 में, उसमें क्या हुआ था कि बंगाल का सब ऑर्डिनेट बनाया गया था, सब ऑर्डिनेट बनाया गया था, किसको किसको, सब ऑर्डिनेट बनाया गया था बम्बई और मद्रास को। लेकिन अकॉर्डिंग टू 1833 क्या हो गया, ये सब ऑर्डिनेट नहीं, ये पूरा आ गया कंप्लीट कंट्रोल आ गया, कंप्लीट कंट्रोल आ गया। पहले क्या था, सब ऑर्डिनेट था, लेकिन अब पूर्ण रूप से कंप्लीट कंट्रोल हो गया गवर्नर जनरल का। कंप्लीट कंट्रोल किसका हो गया, पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया गवर्नर जनरल का, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1833। ओके, और क्या हुआ, चौथा मेंबर जो लॉ मेंबर्स के रूप में गवर्नर जनरल काउंसिल में क्या कर दिया गया, लेजिस्लेटिव पर्पस के अनुसार से, लेजिस्लेटिव पर्पस के अनुरूप एक चौथा मेंबर को फिर से, देखिए काउंसिल में एक चौथा मेंबर था, उसको हटा दिया 1784 एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 4 से घटाकर संख्या 3 कर दिया। अब 1833 में क्या किया गया, 1833 में फिर से चौथा मेंबर को जोड़ा गया। तो एज ए लॉ मेंबर, यानी कि कानून को जानने वाले, लॉ को जानने वाले के लिए क्या किया गया, मेंबर ऐड किया गया। ठीक है, एज ए लेजिस्लेटिव पर्पस जो लॉ मेंबर किया गया, तो फोर्थ मेंबर था वो क्या था, वो लॉ मेंबर था, लॉ मेंबर था। और ये जो लॉ मेंबर था चौथा मेंबर, इसको लेजिस्लेटिव पर्पस से फिर से इसमें ऐड किया गया था। तो ये था 33। आज के बाद फिर बढ़ जाएंगे 3 साल, सॉरी 20 साल, तो 20 साल बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 50। तो समझ में 33 में क्या हुआ था, 33 में चाइना पर जो बच रहा था एकाधिकार, वो भी पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया कि नहीं भाई अकेले अधिकार नहीं रहेगा, सभी लोग अब व्यापार करेंगे, इंडिया में सभी यूरोपियंस आके अपने लैंड पर कब्जा करेंगे, लैंड पर रहेंगे। और क्या हुआ, चौथा मेंबर को ऐड किया गया था। फिर आता है 53 कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ था, तो ये जो लॉ मेंबर चौथा था उसको क्या कर दिया गया, इसको अब गवर्नर जनरल काउंसिल का फुल कंप्लीट मेंबर। अब क्या था, एज ए लॉ मेंबर 1833 में जो चौथा मेंबर को जोड़ा गया था एक लॉ मेंबर के रूप में, अब इस लॉ मेंबर को पूरा कंप्लीट मेंबर बना दिया गया। काउंसिल था गवर्नर जनरल का, उस गवर्नर जनरल के काउंसिल का जो लॉ मेंबर जो चौथा मेंबर था उसको फुल प्लेस मिल गया, यानी कि गवर्नर जनरल का कंप्लीट मेंबर बन गया। ओके, अब क्या करता था कि गवर्नर जनरल अब अपने मेंबर में 2 और मेंबर को अपॉइंट, इतना अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि ये 2 और मेंबर को अपॉइंट कर सकते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को इतना अधिकार मिल गया कि ये 2 और अपॉइंट कर सकते थे। और जो काउंसिल था वो क्या कर दिया गया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं, जो फंक्शंस था काउंसिल का, किसके आधार पर एक्सरसाइज किया जाता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर। ओके, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाए आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया के बारे में। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।